ठीक अस्सलाम हो गया। वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये जो मेरी ई चौपाल सीरीज है, इस सिलसिले में हमारा जो आज का सेशन है वो रिगार्डिंग न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन भी वो कि वेट मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। तो इस सिलसिले में आज की जो हमारी गेस्ट है वो है मिस राबिया शबीर, जो कि एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट लाहौर में लेक्चरर है न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में। हम उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि वेट मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां पे न्यूट्रिशन का क्या किरदार है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम राबिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी, मैं भी वो ठीक ठाक। आप ऐसा करेंगे, हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपना शॉर्ट सा जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे देखने वालों को करवा दें। जी। ठीक हो गया। माई सेल्फ राबिया शबीर और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हूँ। करंटली मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ एट लाइफलाइन हॉस्पिटल, जॉर्ज टाउन में जो सिचुएटेड है। उसके अलावा आई हैव बीन द सीनियर लेक्चरर एट एफरेशन इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मुझे 4 years हो गए हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और आई हैव डन माई एमफिल इन HND फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। उसके अलावा मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स है फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और भी काफी चीजें ऑन एंड ऑफ चल रही हैं साथ साथ। तो अभी इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। यानी आपका न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का ये जो एजुकेशन है, ये बहुत साइकोलॉजी एक का तो ब्लेंड है, वैसे, बिल्कुल। ये साइकोलॉजी का तो वैसे हर डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, क्रिमिनोलॉजी हो, एजुकेशन हो या हायरिंग हो। तो इसमें जो न्यूट्रिशन और एग्जैक्टली। साइकोलॉजी का लिंक है, ये बहुत बहुत ज्यादा है। कि हमें पेशेंट की साइकी से भी खेलना पड़ता है। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट जो है ना बिला वजह वो खाता है। बिंज ईटिंग की बात कर रहे हैं, बिलुमिया की बात कर रहे हैं, या एनोरेक्सिया की की बात कर बात कर लें, बुलिमिया की बात कर लें, रहे हैं, बिल्कुल। डिप्रेशन बिल्कुल टेंशन सर, जब बड़ी होता है बिल्कुल। तो उसकी जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ज्यादा चेंज होती हैं। तो आपकी जो क्लिनिकल जी। साइड के साथ भी अटैच है और टीचिंग के साथ भी अटैच है, तो इसमें आपको कितनी हेल्प मिलती है जी बिल्कुल। दोनों से? एक बुकिश नॉलेज है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। सर देखा जाए तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपनी टीचिंग के अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करूँ। इसीलिए मेरी जो टीचिंग की ओरिएंटेशन है, इट इज मोर टुवर्ड्स रिसर्च, जो कि आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स पे बेस्ड होती है। चाहे वो हमारी कोई क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम थेरेपीज की बात कर लें, चाहे और इसके अलावा मैं क्योंकि सीनियर लेक्चर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो वहां पर भी मेरा यही फोकस रहता है कि हम बात करें ग्राउंड बेसिस के ऊपर। बुकिश नॉलेज तो कोई भी बच्चों ने क्रैमिंग करनी है, उन्होंने कर लेना है अपना सब कुछ, पेपर पास कर लेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन क्लिनिकल नॉलेज उनका मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल सही आपने बात की। और अभी जो मैं प्रेजेंट कंडीशन देख रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरह से है कि बुकिश नॉलेज तो तकरीबन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन जो उसकी जो जी प्रैक्टिकल अप्रोच एग्जैक्टली। है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। अब देखिए ना, लाहौर की हम जब बात करते हैं तो तकरीबन हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन की डिग्री ऑफर कर रहा है। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा ही हैं है। कि मैं इतने ज़्यादा किसी और डिपार्टमेंट में स्टूडेंट आपको नहीं मिलते। लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं तो मार्केट में उनकी जॉब की स्पेस नहीं है। और जॉब की स्पेस एक लिहाज पर उनकी ट्रेनिंग भी वो उस लिहाज से नहीं है। तो ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जी जरूरी है। जी। वोकेशनल लिहाज पर डिग्री भी चाहिए होती है। तो ये एक अलहदा चीज, बिल्कुल। नॉलेज एक अलहदा चीज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है एक अलहदा चीज है। बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल इसी तरह से है। क्योंकि अब देखें, बच्चों को अब BMI का फॉर्मूला आता है लेकिन उन्हें कन्वर्जन्स नहीं आ रही होती हैं। वो लोग BMI फाइंड नहीं कर पा रहे होते हैं, आप उन्हें क्लिनिकल सेटिंग के अंदर बिठा दें ले जाकर। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्लॉ है, बस ये है कि बच्चे खुद भी एफर्ट नहीं कर रहे इतनी ज्यादा कि वो क्लिनिकल नॉलेज को सीखें। वो भी बस इसी चीज पे है कि नोट्स मिल गए हैं, लेक्चर मिल गया है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गया है, उस चीज को बस हम पढ़ी जाए पढ़ी जाए पढ़ी जाए। नंबर्स के लिए रेस हो रही है, नॉलेज के लिए काम है आज तक। बिल्कुल आजकल बस वो मेरा CGP अच्छा आ चीजें जाए। बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं थेरेटिकल में और क्लिनिकल बेसिस पे। हम जब बिल्कुल क्लिनिक में आके बैठते हैं हॉस्पिटल में, तो वो चीजें टोटली डिफरेंट है जो हमने पढ़ा था उससे अब तक। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे, आपके वेट मैनेजमेंट और दूसरा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पे। तो पहले मैं प्रेगनेंसी और जी लैक्टेशन पे जरा पहले बात कर लेंगे कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है।
ठीक है। प्रेगनेंसी पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। सबसे पहली तो बात ये कि हम जब डील कर रहे हैं लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन में, तो हमारा जो फर्स्ट फेज आ जाता है जहां से लाइफ में बिगिन होना है, वो टाइम आ गया प्रेगनेंसी का। ठीक है, व्हेन अ फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, और फिर एक इन्फेंट ने आना है और पूरी एक उसने लाइफ को अपने साथ लेकर आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। इसीलिए मैं चाहे क्लिनिक पे डील कर रही हूँ किसी प्रेग्नेंट फीमेल के साथ, या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ अबाउट डाइट इन प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के अंदर क्या न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, तो मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करती हूँ कि प्रेगनेंसी मस्ट बी प्री प्लान्ड। हम अपने स्टेटिस्टिक्स को उठाकर देखें तो अभी तक हम ये चीज पढ़े लिखे जगहों पर भी, हाईली एजुकेटेड जगहों पर भी, एक तो लोगों को सब एक ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई दे डू नॉट वांट टू कंसीव। काफी टाइम अर्ली मैरिज के ईयर्स जो हैं वो इसी चीज में गुजार देते हैं कि या तो अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है पेरेंटहुड के लिए तो वो कंसेप्शन नहीं चाह रहे हैं, अबॉर्शन की तरफ चीजें चली जाती हैं। और उसके अलावा अगर वो कर भी रहे हैं तो फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों का कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। प्रेगनेंसी मस्ट बी प्री प्लान्ड ऑन बोथ द जेंडर्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। इन दोनों के यूनियन से ही एक जिंदगी ने वजूद में आना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे इग्नोर करते हैं, और हमें बेसिकली उन डेफिशिएंसीज के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि लोग अपनी डाइट पे ध्यान ही नहीं देते। हमें बस इतना है कि आई साइड में अगर आंखों में पानी आ रहा है, आंखें वजनी हो रही हैं, हम ऑप्टोमीटर्स के पास जाएंगे, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास एनक लगवा के आ जाएंगे। अब उस एनक लग गई है नंबर को अपना स्टॉप करने के लिए, या आप चाहें कि आहिस्ता आहिस्ता उससे आप निजात हासिल करें, तो उसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी तरह से आपका मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, आप ये देखेंगे जिंदगी में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ओन डाइट, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई इशू चल रहा है, आप उसके साथ नहीं डील कर पाए हैं। सेम इज द केस विद प्रेगनेंसी। आप जब तक उसको प्रेगनेंसी को प्री प्लान नहीं करेंगे, प्री प्लानिंग से मेरी मुराद ये है, अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं, अपेरेंट डेफिशिएंसीज, अब आप यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी कि इस तरह के लोग हैं जो हमारे केपीके के एरिया में खास तौर पे ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि लोगों के अंदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं या फिर ऑटोसोमल ट्रेट डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं। और वो बॉयज, खासतौर पे मेल्स हैं, वो इस चीज को बॉदर ही नहीं करते। वो उन्होंने एक नॉर्मल, जो कि लड़की एक बिल्कुल अपने नॉर्मल जीन्स के साथ है, उसके साथ उन्होंने शादी करके आगे जब उनके बच्चे होने हैं तो फिर उन्होंने इस चीज को बॉदर ही नहीं किया कि भाई आखिर हमारी वो चीज जो है बच्चों में ट्रांसफर होगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल आप मैं अगर यहाँ पर इन शॉर्ट बात करूं कि हमें सबसे पहले तो ये कि चाहे वो प्रेगनेंसी आपकी, अगर प्रेगनेंसी में बड़े रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, अगर कोई टीन एज है, प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसीज चल रही हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपको हमेशा बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। आपने अपनी मेडिसिन को लें, आप अपनी न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से लेके चलें, डाइट आपकी बड़ी फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए, बहुत कमाल किस्म की। तो इसीलिए सिंपल गाइडलाइंस तो यही है कि आप अपना पहले रूटीन चेकअप करवाएं और प्रेगनेंसी को प्लान करें। और फिर उसके बाद आपकी अगर कोई 3-4 मंथ का आपके पास गैप है, उसके अंदर आप अपने आप को न्यूट्रिएंट डेंस बनाएं, ना कि आप अपने कैलोरी डेंस बनाएं अपने आप को, न्यूट्रिएंट डेंस बनाकर और फिर आप एक प्रेगनेंसी की तरफ मूव करने की कोशिश करें। और फिर अगर जब प्रेगनेंसी कॉन्सेप्ट हो जाता है तो डे 1 से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आप ले सकते हैं, कौन सी चीजें आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो बस खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने की कोशिश में नेट पे कोई चीज पढ़ ली, नेट से हमने पढ़ लिया, फलाने का हमने हमसायों का सुन लिया, या कोई बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, उनके टाइम में चीजें डिफरेंट थी, हमारे टाइम पे चीजें डिफरेंट है, हम तो ब्रॉयलर मुर्गी वाली आवाम है सारी, तो बड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं आकर। तो इसीलिए अब ये बहुत जरूरी है कि आप प्री प्लान करें। सबसे पहले तो ये कि भाई यू हैव टू मेक राइट चॉइसेस, बिकॉज विद द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी आ फीमेल इज गोइंग टू फीड फॉर टू। एक उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, एक जो जिंदगी अभी आने वाली है, जिसका ऑनसेट हो चुका है, जिसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है विद इन द वूम ऑफ द मदर, उसको भी उसने लेकर चलना है। मदर की अपनी इतनी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं प्रेगनेंसी में कि हार्डली जो आपकी हैं ये प्री मेच्योर डिलीवरीज हो रही होती हैं, पता भी नहीं चलता, मिसकैरेज हो जाता है। और काफी औकात तो 2-3 माह भी गुजर जाएं तो फीमेल को नहीं वो इस चीज को बॉदर करती हैं। और लेकिन ये घर के काम करें आप, अच्छे तरीके से करें, आप वर्किंग फीमेल हैं, आप इस चीज का ख्याल रखें
कि अगर आपने कहीं अपस्टेयर्स चलना है तो आप फिर थोड़ा सा बात करके वहां पे अपना कोई सेटिंग इस तरह की करवा लें कि आपको इतना ज्यादा बर्डन ना रहे आपके ऊपर। और जहाँ तक बात आ जाती है और तो ये कि खास तौर पे प्रेगनेंसी से रेलेवेंट जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एक वीक फीमेल, जो वो फीमेल जो कि नहीं प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग थी, जो कि ऑलरेडी अंडरवेट थी या ओवरवेट थी, वो इस बात से अनअवेयर है कि उसके अंडरवेट होने पे या उसके ओवरवेट होने पे उसके बेबी पे क्या अफेक्ट हो सकता है। एक तो बेबी लो बर्थ वेट तो हो ही सकता है, और पता नहीं वो बेबी जो है वो प्रेगनेंसी भी पूरी सरवाइव कर पाए या ना कर पाए। चले अगर वो बर्थ हो भी गई है बेबी की, तो उसके बाद उसकी जो जिंदगी है, पूरा इन्फेंसी का टाइम वो इन्फेक्शंस के साथ लड़ लड़ के गुजार देगा। पता नहीं वो वहां पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रिस्क इतना ज्यादा हाई है। तो ये इस चीज पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है कि मैंने तो बल्कि काफी ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को भी इंकरेज किया है, जब जब भी वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की बेसिस पे जा रहे हैं या कोई कैंप्स अटेंड करते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई आप आसान लफ्जों में ब्रोशर्स बनाएं, कोई मुश्किल लफ्जों का इस्तेमाल ना करें, और जितना ज्यादा हो सके आप बिल्कुल एक लेमैन टर्म में लोगों को गाइड करने की कोशिश करें, खासतौर पे फीमेल्स को। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है कि आपने बात की कि प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ बिल्कुल पे हर चीज प्री प्लान्ड होती है, क्योंकि उनमें वो हर चीज इंश्योर होती है, चाहे वो प्रेगनेंसी है, जी हेल्थ है, या जो भी है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी किसी की कपल की शादी होती है, कोई 1 साल का पीरियड गुजरता है, तो वहाँ पे नहीं तरह आता। बातें स्टार्ट होना शुरू होती है कि 1 साल हो गया है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। तो हर चीज को ना हम अपने एग्जैक्टली साथ लेके चलना होता है। और खासकर जो हमारे देहाती एरिया है, देहात के जो इलाके हैं, वहाँ पे तो जी बहुत ज्यादा जी इस चीज की कमी है। तो अब आपने तो ये हाँ जनरल जी। रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, अब किसी ने वो प्रेग्नेंट होगी, डिलीवरी होगी, अब लैक्टेशन के पीरियड में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सर देखें, एक चीज तो ये कि मैं पहले पॉइंट एक अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसी फीमेल प्रेग्नेंट हुई है ना, तो अब नॉर्मली अगर हम कह रहे हैं कि एक फीमेल बिफोर प्रेगनेंसी बीइंग एन एडल्ट 1800 किलो कैलोरीज कंज्यूम कर रही है, तो 18 से 1900 कह लें किलो कैलोरीज वो कंज्यूम कर रही है अपने हेल्दी बीएमआई में, ठीक है, उसका हेल्दी बीएमआई वाली कैटेगरी में वो फॉल करती है। तो अब विद द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी उसने हर ट्राइमेस्टर के अंदर 300 से 400 किलो कैलोरीज एनर्जी अब उसकी ज्यादा कर देनी चाहिए। और ये करने के लिए मैं ये कहती हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट की बल्कि उन फीमेल से ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट को इस चीज पे ख्याल रखना चाहिए कि डाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए। जैसे जैसे आप वहां पे इंक्रीज कर देंगे, चलें ठीक है, 300 किलो कैलोरीज हमने पहले ट्राइमेस्टर में कर दी, फिर हमने 300 से 400 किलो कैलोरीज इंक्रीज कर दी, और आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर हम कुछ न्यूट्रली लेकर चलते हैं, देखते हैं कि अगर डेफिशिएंसीज चल रही हैं इंक्रीज कर दिया, नहीं तो हम समटाइम्स उतने ही के साथ मेंटेन कर लेते हैं, और इस तरह से बर्थ हो जाती है। अब आफ्टर बर्थ जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, तो हमारे पास जो हमारा आलमी सेहत का इदारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इस चीज पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। वो WHO ने, इवन यूनिसेफ की आप बात कर लें, तो उन लोगों ने इतनी ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स चलाकर वो लोगों को बारहा इस चीज का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ मच मदर मिल्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द इन्फेंट। यहाँ पर जिस तरह ट्रेंड्स चल चुके हैं इस तरह के कि भाई फीमेल्स के बड़े मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेकर। वो कहती हैं कि हमारा वेट गेन हो जाएगा, हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लैक्टेशन तो इटसेल्फ आपका एक हार्ड लेबर है, उसके अंदर तो बल्कि वो वाली फीमेल, रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि वो वाली फीमेल्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनका वेट जल्दी प्री प्रेगनेंसी वाले वेट की तरफ आता है, एज कम्पेयर टू वो वाली फीमेल्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, फॉर्मूला फीडिंग पे रखती हैं। चले ये तो एक अलग बात है कि इन्फेंट अगर किसी प्रॉब्लम है, उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर उसके अंदर आ गया है कि वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं उसके लिए फेवरेबल, तो हम उसको फॉर्मूला डाइट पे ले जाएं। लेकिन जो हेल्दी इन्फेंट है उसको तो आप रखें उस पर। प्रेगनेंसी के बाद जो लैक्टेशन का टाइम है, और WHO के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग फॉर अप टू 2 इयर्स, जब तक कि बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, जिसके अंदर पहले 6 माह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। वो ब्रेस्ट फीडिंग सोल सोर्स है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ना एडिशनल वाटर की जरूरत है। 86% कॉम्पोजिशन ही ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वाटर की पाई जाती है। एक इंतहाई खूबसूरत नेचुरल किस्म का ब्लेंड है जिसमें हर चीज इतनी बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन में है
कि हमें जरूरत ही नहीं है कि हम बच्चे को किसी और तरह की कोई चीज दें। फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद जो आपका रैपिड ग्रोथ का इन्फेंट का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि अब वीनिंग डाइट के साथ साथ लोग क्या करते हैं कि वीनिंग डाइट बच्चे को शुरू करवा दी है, वीनिंग डाइट के स्टेप्स भी नहीं पता, पहले ही वो छोटे छोटे बुर्कियां सालन के बना बना के घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो दे रहे होते हैं, और उन्हें समझाने वाला भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि भाई वीनिंग डाइट के साथ ब्रेस्ट मिल्क डिसकंटिन्यू करवा दिया। हालांकि 2 ईयर आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स along with the weaning diet till your baby is of the 2 years by age, breastfeeding must be continued। आप उसे डिसकंटिन्यू ना करें। हम बात करते हैं जब न्यूट्रिशन इन इमरजेंसी सिचुएशंस की, तो उसमें तो कभी कभी 2 साल से ऊपर भी, 5 साल तक भी WHO कहता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। इतनी सीरियस सर्कमस्टांसेस भी हैं। और ये मैं कहूंगी कि लैक्टेशन वाला जो टाइम है उसे भी हमने न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 2 पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं। जो पहले 6 माह हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वहां पर फीमेल ले 450 से 550 किलो कैलोरीज एडिशनल, एक नॉर्मल डाइट से एडिशनल। उसके बाद के जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स हैं अप टू 12 मंथ्स, पूरा 1 साल खत्म होने तक, और फिर वो अपनी डाइट के अंदर एडिशनल 400 किलो कैलोरीज ऐड करे। इतनी ज्यादा। और जितनी भी आपकी अभी भी कोई मदर जो इस तरह की है, कोई उसे मेटर्नल डिसऑर्डर्स फर्ज करें, जैसे हम बात कर लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज की, वो भी इस तरह की एक चीज है कि समटाइम्स नहीं रिजॉल्व होती है, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी नहीं रिजॉल्व होती है। इस चीज को बैलेंस करें। इन तमाम चीजों को लेकर चलते हुए आपकी जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, उन तमाम चीजों को लेकर चलते हुए एक अच्छा सा डाइट प्लान लेकर फीमेल चले, ना ही कोई बर्डन रहेगा उसके ऊपर, ना ही उसके बेबी के ऊपर रहेगा। एक हेल्दी इन्फेंट आ जाएगा हमारी सोसाइटी के अंदर, जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत प्रोडक्टिव होगा। बिल्कुल सही कहा। अगर ये आपने लैक्टेशन की पीरियड की बात की, तो फर्स्ट 1000 डेज का जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर वो करीबन जी, बहुत ज्यादा। 1000 डेज में अगर इस चीज़ को वो प्रॉपर मेंटेन कर लेती है, तो बेबी के ऊपर तो जी इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा, मदर की हेल्थ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होगी। जी आपने नॉर्मल वेट आने में और नेक्स्ट जो टाइम गैप होना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी, वो उसमें भी बड़ा हेल्प आउट करेगी। अब इसके दौरान आपने बात की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वेट मैनेजमेंट की। तो हमारे यहाँ एक आजकल बहुत वेट ज्यादा मैनेजमेंट के बना हुआ ऊपर। है कि वेट को कैसे कम करना है आपने, तो इसके बारे में हम क्या क्या कि आजकल जो जी, मौजूदा कंडीशन चली है उसमें कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं वेट मैनेजमेंट के? देखिए सर, वेट मैनेजमेंट की जब तक बात आती है ना, तो हमने वेट मैनेज करना है, उसके बिहाइंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और बड़े ज्यादा फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेट को। अब हम उन सारे फैक्टर्स को तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी सेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। अब इस तरह से है कि जिस तरह से हमारे पास ये कोविड 19 की सर्कमस्टांसेस आए हैं, हर बंदा होम बाउंड होके रह गया है। घर में आप जितना मर्जी काम कर लें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू द फिजिकल एक्टिविटी वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी आर वर्किंग आउटसाइड। तो उस टाइम पे अब देखें, मैंने बिल्कुल कोविड के स्टार्ट में भी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड की थी, जहां पर मैंने कुछ मोटे मोटी न्यूट्रिएंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की थी जो कि हमें जरूर लेने चाहिए। अब इस तरह से है कि हम जितना होम बाउंड हो गए हैं ना, हमें होम सिक वो डिप्रेशन भी बड़ा होता जा रहा है, एक इरिटेबिलिटी हो जाती है बैठे बैठे। तो उस टाइम पे हमारा दिल करता है कि वी मस्ट बी प्रेजेंटेड विद सम गुड फूड, क्योंकि जैसे ही गुड फूड को देखेंगे ना, तो हमारी नेचुरल जो एंडोर्फिन्स हैं वो हमें बड़ा प्लीजिंग सा एक सेंस देने लग जाते हैं, और बड़ा अच्छा अच्छा महसूस होता है, इरिटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, वेट मैनेजमेंट के अंदर रीसेंट ट्रेंड्स पे अगर आप देखें ना, तो हमारे पास एटकिंस डाइट और कीटो डाइट बहुत ज्यादा कॉमन हुई है। और लेकिन मैं ये कहूंगी कि कीटो डाइट जो है हमारे पास ज्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू एटकिंस डाइट, क्योंकि एटकिंस डाइट के अंदर ना रिसर्च जितनी भी उस पर हुई है, और वैसे भी जनरली भी मेरा अभी तक एटकिन डाइट मैंने किसी को प्रेफर की नहीं है, मेरा अभी तक ना कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ नहीं है एटकिन डाइट के साथ। एक तो ये कि वो आपकी डाइट अच्छी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि कोई अपर जीआईटी डिसऑर्डर्स के साथ सरवाइव कर रहे हैं। जैसे आपके पास डिस्पेप्सिया आ गया है, उसके अलावा कोई गर्ड का इशू आ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पेशेंट को काफी टाइम पे लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट के ऊपर रखना होता है, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन नो डाउट डेट एटकिंस डाइट इज ऑल्सो अकम्पनीड विद लॉट्स ऑफ डेफिशिएंसीज, क्योंकि आप बड़े मेजर न्यूट्रिएंट्स को स्किप कर रहे हैं, आप बड़े मेजर मिनरल्स को स्किप कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बड़ा बुरा इम्पेक्ट आ सकता है।
एक और चीज मेरी नजर से गुजर रही है आजकल, वो है चिकन कैबेज सूप। चिकन कैबेज सूप बड़ा फेमस हुआ हुआ है, और क्योंकि एक तो सस्ता है और घर में बनना आसान है, कोई टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। देखा जाए तो 100 किलो कैलोरीज या मैक्सिमम आप उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दें तो 200 से 300 किलो कैलोरीज, इससे ज्यादा वन सर्विंग आपको वो प्रोवाइड करेगी भी नहीं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि रिलाइंग ऑन एनी सॉर्ट ऑफ डाइटरी पैटर्न फॉर वेट लॉस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू अस। लॉन्ग टर्म में हमारे पास इश्यूज हैं। उसकी रीजन क्या है कि आप डाइटरी पैटर्न उठा लें, कीटो उठा लें, एटकिंस उठा लें, ये जो कैबेज सूप बड़े लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया है। मुझे रिसेंटली पता लगा है कि मेरी एक एक्वेंटेंस में है, वो तकरीबन 10 दिन से ये 2 टाइम डेली कैबेज सूप कैबेज सूप कैबेज सूप कैबेज सूप। मैं बड़ी परेशान हुई सुन के। मैंने कहा ये आखिर है क्या कैबेज सूप, इतनी ज्यादा इसमें फायदे अगर पाए जा रहे हैं तो इसको देख ही लें। सुबह के टाइम भी उनका डाइटरी पैटर्न चल रहा है कि एवोकेडो ले लिए उन्होंने सॉटे करके, साथ उन्होंने बॉइल्ड कीटो डाइट का टच थोड़ा देने की कोशिश कर रही हैं, और साथ उन्होंने बॉइल्ड ले लिए एग्स, और दोपहर को भी और रात को भी कैबेज सूप और इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब दूसरी बात आ जाती है कीटो डाइट की। तो कीटो डाइट आपकी अच्छी डाइट है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इवन हमारे पास बड़े जो हमारे हाई जेंडरी एरियाज हैं उनके अंदर भी कीटो डाइट, जो जिम फिटनेस जिम्स हैं, जो आपके जैसे मोमेंटम हो गया, सिनर्जी फिटनेस हो गया, वहां पर कीटो डाइट को बहुत प्रेफर किया जा रहा है। वहां पर जिम ट्रेनिंग के साथ साथ लोगों को प्रेफर कहा जा रहा है कि वो कीटो डाइट की तरफ जाएं। लेकिन एक बात वही है कि लोग कीटो डाइट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये कीटो डाइट है क्या, हमें किस किस तरह से अपने मील्स को डिवाइड करना चाहिए, और क्या क्या इसके अंदर अच्छी चीजें हैं। लोग चीट डे बहुत मनाना शुरू कर देते हैं, और मैंने तो ये नोटिस किया है कि अगर आप जिस दिन चीट डे मना लेना तो मतलब कंजेक्टिव, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर फर्ज करें कि मैं अब मुझे ये महसूस हो कि वेट मेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, तो बैलेंस करने की मैं कोशिश करती हूँ। और फर्ज करें जैसे आज के दिन मैंने सोचा है कि कोई चीट डे आ गया मेरा, तो वो 3-4 कंजेक्टिव डेज अल्लाह की तरफ से ही चीट डे गुजर जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। और वो वहां पर आकर ना हमारी सारी रेजिमेंट तबाह हो जाती है। तो मैं ये लोगों को कहूंगी कि न्यूट्रिशन की हर फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बजाय इसके कि आप इंटरनेट पे हर किस्म की चीज को देखें। मैं अब देखें, मेरे पास अब परसों एक केस आया है, मुझे कहते हैं कि डायबिटीज के बारे में बता दें, फलाना फलाना डायबिटिक पेशेंट है और आप उसकी डाइट बता दें। उन सबको तो एक ही किस्म की डाइट देते हैं। अब मैं परेशान, मैंने कहा मतलब हाउ कैन डाइट कैन बी सेम फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, एज कुछ सब कुछ छोड़ दें आप, कॉम्प्लिकेशंस को लेके, एज को लेके ही लोग बड़ा आपकी रिक्वायरमेंट सेपरेट हो जाती हैं। तो बस यही बात है कि जितनी ज्यादा आपके अंदर अवेयरनेस हो उसको लेकर चलें, एक प्रोफेशनल बंदे के पास आए, पैसे इन्वेस्ट कर लें, बेशक आप फॉलो अप एक आधा छोड़ दें, एक महीने में एक दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, आप प्रॉपर डाइट प्लान लेके जाएं। आप फोन पे कांटेक्ट कर लें, जितना आजकल का हमारा दौर रहा है, तो यकीन माने हेल्थ के प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जो कि पहले सोशल मीडिया से दूर थे, अब वो सोशल मीडिया में इतने इंटरेस्टेड हो गए हैं। और मुझे नहीं पता कि जैसे अब चीजें रूटीन पे वापस आएंगी तो हमारी एडिक्शन कैसे खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे ही कहा कि आपने जब वेट मैनेज की बात करते हैं उसमें आपने एटकन डाइट, कीटो जी। डाइट, कैबेज सूप की बात की। ये बहुत ज्यादा इन है आजकल। जी। अक्सर बेसिकली जो कीटो डाइट है वो तो हाँ जी। एपिलेप्सी के लिए वो डिजाइन की गई थी कि वो उनके अगर किसी को बिल्कुल बिल्कुल। के साथ में अगर वो मेडिकेशन ले रहा है, कीटो डाइट यूज करे तो उसके सीजन में डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है एक वेट लॉस। इस तरह जो एटकन डाइट है, जी। ये जो हाइपरटेंसिव पेशेंट उनके लिए हाँ जी। डिजाइन इसी तरह ये कैबेज में इस कैबेज कैबेज सूप के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि वो बहुत ज्यादा वो इन है आजकल। सर देखिए, कैबेज सूप के बारे में ना मैं ये बता रही थी कि बेसिकली कैबेज सूप है क्या, कैबेज चिकन सूप। लोग उसके अंदर प्रोटीन के सोर्स पे चिकन ऐड कर रहे हैं और उसी के स्टॉक के अंदर फिर कैबेज ऐड कर दी जाती है। आप अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर कैप्सिकम डाल लें, कॉर्न डाल लें, कैरेट डाल लें, ये बड़ी हो रही है। लेकिन अगर सिंपल चिकन कैबेज सूप की बात करें ना, तो वो आपको मैक्सिमम 100 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम। और वो चीज देखें, एक तरह से ये है कि न्यूट्रिशनली अच्छी है वो चीज, लेकिन आप उसमें अब लेने का उसको तरीका क्या है कि आपने अपने दोनों खानों में, जो आपका लंच टाइम है, जो आपका डिनर है, उस दोनों के अंदर आपने लेके चलना है चिकन कैबेज सूप को। अब ये देखें ना, मतलब एक एडल्ट है जिसको रिक्वायरमेंट है कि
कम अगर एक हेल्दी एडल्ट है जो कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स में फॉल कर रहा है और उसको चाहिए 1800 किलो कैलोरीज हम कहते हैं, या फिर अगर बात हम और कम कर लें, कुछ लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग और इन सब के थ्रू वेट लॉस की तरफ आ रहे हैं, तो 1200 किलो कैलोरीज की आप बात कर रहे हैं। अगर एक इंसान 300 किलो कैलोरीज का सपोज अपना कर लेता है ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर उसने एग्स ऐड कर लिए हैं, कोई सॉर्टेड वेजिटेबल या नट्स ले लिए हैं, उसके बाद वो लंच के अंदर 100 किलो कैलोरीज का एक चिकन कैबेज सूप ले रहा है, और फिर रात के टाइम दोबारा चिकन कैबेज सूप ले रहा है 100 किलो कैलोरीज, तो मतलब एक जीता जागता इंसान जिसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, हमारी इवन हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है उसको कैरी आउट करने के लिए ही हम इनफ कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा। जैसे जैसे 7-8 दिन गुजरने लगते हैं ना, तो इंसान का जितने भी आपके रिजर्व्स है ना वो आपकी कैटाबोलिज्म में आना शुरू हो जाते हैं। और इवन ये चीज भी देखने में आई है, मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ी थी, इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आपसे, कि ये कैबेज चिकन सूप के जिन लोगों ने तकरीबन 10 से 12 दिन तक इसको अडॉप्ट किया है कैबेज चिकन सूप के साथ, तो वो लोग हाइपोग्लाइसीमिया का भी शिकार हुए। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा वही ही। मेरी बात आ जाती है कि आप जैसे एक नॉर्मली आपको इतनी ज्यादा डाइट चाहिए, इतनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी चाहिए, आप एक 100 किलो कैलोरीज का एक बाउल खा रहे हैं, तो वो आपको कितनी अरसा वेट लॉस की तरफ ले जाएगा, या कितनी आप ये ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया से बंदा कोमाटोज भी हुआ हुआ हो। तो बिल्कुल इसीलिए ऐसा ही बस लोगों ने डाइटरी देखें, अब ट्रेंड है ना इंस्टाग्राम पे, एक बड़ा रेविच सा एक बाउल आपके सामने आ गया और नीचे लिखा हुआ है यू आर इट इज प्रोवाइडिंग विद 100 किलो कैलोरीज। लोग बड़े फैसिनेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड क्या साइकी है वो तो लोगों को समझाने के लिए फिर हम बैठे हुए हैं, हम लोगों को सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही बस ये ऐसे ही है। और इस किस्म की डाइट से जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आप इसे मैं इंडोर्स करेंगी कि सिर्फ कैलोरीज पूरी हो रही हैं, न्यूट्रिएंट पूरे नहीं हो रहे। जी, कैलोरीज अगर आप पूरी करनी न्यूट्रिएंट है पूरे तो नहीं हो रहे हैं। 1500 कैलोरीज सपोज करना आपने करनी है, तो 2-3 समोसे खाएं, ऊपर से 2-3 गुलाब जामुन खाएं, तो आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी, लेकिन न्यूट्रिएंट तो पूरे नहीं होंगे। कैलोरीज पूरी हो जाएंगी, ऐसा ही है। न्यूट्रिएंट नहीं होते बिल्कुल। अब हमारा फोकस न्यूट्रिएंट डेंस डाइट पे होना चाहिए। वेल न्यूट्रिएंट डेंस डाइट के ऊपर होना चाहिए बिल्कुल। पर्सन वेरी करता है, आपके के लिए कुछ और होगा, जी जो शगुफ्ता उसके लिए कुछ होगा, इरफान के लिए कुछ हो रहा है, अब्बास के लिए कुछ हो रहा है। बिल्कुल, पर्सन एग्जैक्टली। वेरी करता है। तो न्यूट्रिशन का डाइट आस्ता आस्ता मैडम हमारी सोसाइटी में आ रहा है। जब मैंने प्रैक्टिस का स्टार्ट किया था, तो लाहौर के कुछ हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट थी जो कि रिनाउंड हॉस्पिटल है। सही, अब मैं देखता हूँ तकरीबन लाहौर का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल ना हो, चाहे वो परमानेंट नहीं नहीं भी पैसा, बिल्कुल ऑन कॉल उन्होंने वो जरूर रखा होगा। ऑन कॉल सर्विसेज आ जाती हैं। बिल्कुल। बल्कि अभी अगर कोई आपके सामने से कोई नाम ऐसा गुजर जाए जहां पर आपको पता चले कि इस हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, तो इंसान बड़ा हैरान होता है, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बैठते यहाँ पर। हम्म। मैं तो इसी तरह से होती हूँ हैरान कि भाई ये हेल्थ केयर पार्ट है, टीम का पार्ट है। आप जैसे मैं कहती हूँ कि एक हेल्थ केयर की पूरी टीम होनी चाहिए क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने के लिए, फिजिशियन मौजूद हो, फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हो, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हो, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हो। हर बिल्कुल बंदा टीम के अंदर अपना पार्ट प्ले करे, हर बंदा मल्टीटास्कर मत बने। आपकी डोमेन्स डिफरेंट है, मेरी डोमेन्स डिफरेंट है, हर बंदा मिलके चलेगा, इंशाल्लाह सोसाइटी हमारी हेल्दी हो जाएगी। एक फिजिशियन का रोल अपना है, फार्मासिस्ट का रोल अपना है, न्यूट्रिशनिस्ट का रोल एग्जैक्टली अपना है, जी, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल अपना है, और हाँ साइकोलॉजिस्ट जी, का रोल अपना है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी बिल्कुल, अगर लेके चलेंगे तो रिजल्ट इसको काफी अच्छे मिलेगा। फॉरेन की हम बात कर रहे हैं, यूएई की या इंशाल्लाह। फॉरेन की, तो वहाँ पे पॉली क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक ही फ्लोर के हाँ नीचे जी साइकोलॉजिस्ट भी है, फिजिशियन भी है, फार्मासिस्ट भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी है। वहाँ पे एक ही फ्लोर के नीचे हर पेशेंट को सर्विसेज दी जा जी रही है। जी, और हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही के पास अब हाँ जी दे दी गई है, वो है डॉक्टर। कि डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता है और कोई जी, नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, इवन इसी तरह, लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, जैसे शौकत खानम में आप देख लें, कैंसर के पेशेंट्स उनके हैं, एडमिट होते हैं जो पेशेंट, तो उनको सारे लोग मिलकर देख रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल ये ख्याल है ये कॉन्सेप्ट हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल आस्ता आना चाहिए। तो मैडम बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आपने हमारी जो 3-4 मेन थैंक यू सो टॉपिक मच सर। थे, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और वेट मैनेजमेंट, बड़े वो अच्छे तरीके से आपने तो एक्सप्लेन किया। हमारा काम था सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, आगे सोसाइटी तक एग्जैक्टली पहुंचाना। तो आगे सोसाइटी ने इसको कैसे अडॉप्ट करना, वो विद पैसेज ऑफ टाइम भी बात लगती है। तो मैं बिल्कुल, होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी आपके साथ इस तरह के वेबिनार होते रहेंगे, और हमारी एंड से जो हम हो सकता है इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए हम मिलके काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यू वेलकम सर, थैंक यू।